करने के लिए। ये देखो, इसको फिर सेट करना। हाँ सर। हेलो। कहाँ तक पहुँचे? हाँ हाँ ठीक है। चलें तो शुरू करें। कल जो भी पढ़ाया था उसको फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं ताकि सभी को समझ में आ जाए। कल कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लासेस बंद हुई हैं, ऑनलाइन बनी विशेष तौर पर। तो सबसे पहला टॉपिक है, सब्जेक्ट का नाम मध्य प्रदेश है, MPGS। पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश की स्थापना, जो कि एक बड़ा टॉपिक है। 1.5-2 घंटे आराम से मेहनत करेंगे तो पूरा क्लियर होगा। पूरा इतिहास भी इसमें काफी कुछ समझ में आएगा और इंग्लिश में बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश। टॉपिक का नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश। और कल बता दिया था सभी लोगों के लिए, मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। 1 नवंबर लिख देते हैं, 1 नवंबर 1956। ये तो सभी को मालूम है पहले से। 1 नवंबर 1956 को हमारा MP स्टेट बना था। MP का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मगर अभी हम क्या देख रहे हैं, हम 56 से भी बहुत पहले का देख के आ रहे हैं, बहुत ही पहले का, 200-300-400 साल पहले का।
तो 300-400 साल पहले से समझ के आ रहे हैं कि कैसे कैसे हमारा मध्य प्रदेश यहाँ तक आया। 1956 में बना, ये बात ठीक है, मगर इसके पहले का इतिहास क्या है वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज की पहली स्लाइड पे मैंने लिखा है, कब की स्थिति बता रहा हूं मैं, देखिए बोर्ड पे 1948 के पहले। किसके पहले? 1948। सर 48 के पहले क्यों बता रहे हैं? क्योंकि 48 में भारत में राज्यों का गठन हुआ था। भारत में जो स्टेट्स बनाए गए थे, कब बनाए गए थे? 1948 में। आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत में आजादी के बाद, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है पीएससी में, वो मैं आपसे तुरंत ही पूछ लूंगा। स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर फ्रीडम भारत में राज्यों का गठन किस वर्ष हुआ? क्या लगाएंगे आंसर? 1948। नेहरू जी ने राज्यों का गठन किया और भारत में कुल मिलाकर 29 स्टेट बना दिए, मगर जो स्टेट बनाए वो ABCD करते हुए बनाए, ये आपको पता है। इसीलिए हम 1948 के पहले जा रहे हैं। तो 1948 में क्या हुआ? 1948 में नए सिरे से राज्य बने और पूरे भारत में कितनी कैटेगरी बनी? 4 कैटेगरी। किसी राज्य को बोल दिया गया आपका कैटेगरी ए है, किसी का कैटेगरी बी है, किसी का सी है, ऐसे अलग अलग राज्य बनाए गए। तो हम 48 के पहले जा रहे हैं, मतलब आजादी के पहले जा रहे हैं। तो हमने बताया था इतना, अभी इतना पूछता है कोई कि 48 के पहले आपकी क्या स्थिति थी, या फिर घुमा के बोले कि आजादी के पहले आपकी क्या स्थिति थी, तो आप बोलेंगे आजादी के पहले हमारा जो MP था उसका नाम था CP एंड बरार। क्या नाम था? CP एंड बरार। आपको जितना कलरफुल एरिया दिख रहा है ये CP एंड बरार है। CP एंड बरार एक स्टेट था, जैसे MP स्टेट है, तो ये CP और बरार जो है ये अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेजों के हाथ का बना हुआ एक राज्य था। राज्य को हम उस समय प्रांत बोलते हैं, ब्रिटिश प्रोविंस बोलेंगे इंग्लिश में। ये CP और बरार का था, ब्रिटिश प्रोविंस था, अंग्रेजों का बनाया हुआ स्टेट था। तो ये लिख दिया मैंने कि 48 के पहले हमारे पास एक ब्रिटिश प्रोविंस था, जिसका नाम क्या था बेटा? CP एंड बरार। ये एक राज्य था। जब एक स्टेट होगा, एक प्रोविंस होगा, तो उसकी कैपिटल भी होगी। तो अंग्रेजों ने इसकी कैपिटल नागपुर बनाई थी। क्या थी इसकी कैपिटल? नागपुर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में कि इसकी कैपिटल सर ने बता दी नागपुर, इसमें लिख देता हूँ नागपुर इसकी कैपिटल थी। फिर इसके बाद ध्यान से देखिए, अब ध्यान से मैप की तरफ देखेंगे तो आपको बचा हुआ MP दिखा देता हूँ। ये MP तो आप छोड़ ही रहे हैं, ये इधर वाला, ये सब क्या था दिख रहा है आपको खाली एरिया? तो ये सब क्या था? ये सब था CIA, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। बोलिए एक बार, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। अब आपसे कोई पूछेगा CIA क्या है, तो आप बोलेंगे इसमें बहुत सारी देशी रियासतें हैं। देशी रियासतों को इंग्लिश में प्रिंसली स्टेट बोलते हैं। तो हम बोलेंगे CIA क्या है? ग्रुप ऑफ प्रिंसली स्टेट। इसमें बहुत सारी क्या थी बेटा? देशी रियासतें। एक दो नहीं थी, कई सारी थी। अलग अलग रियासतों में अलग अलग राजाओं का शासन चलता था। जैसे सिंधिया रियासत ग्वालियर के आसपास, इंदौर में होलकरों का शासन था, होलकर रियासत थी। ऐसे पवारों की धार में सब तो रियासतें थी। तो ये लिख दूं क्या है? ये आपको समझ में आ गया क्या चीज है बेटा? ये ग्रुप ऑफ प्रिंसली स्टेट, यानी रियासतों का समूह। तो एक लाइन में जवाब दे देंगे। कोई भी पूछेगा आपका फाइनल क्वेश्चन 1948 के पहले आपकी क्या स्थिति थी, तो आपको एक लाइन में बोलना है हमारे पास एक प्रोविंस था, एक प्रांत था और बची हुई रियासतें थी। बस दो शब्द बोलना। एक तो हमारे पास प्रांत था जिसका क्या नाम था बेटा? CP और बरार। और बचा हुआ क्या था? बचा हुआ कुछ रियासतें थी जिनको सभी को मिलाकर हम किस नाम से जानते थे? CIA के नाम से जानते थे। स्लाइड आगे बढ़ाओ तो उतना समझ में आ गया। दूसरी बात लिख देते हैं, CIA अंग्रेजों ने बनाया होगा सभी रियासतों को मिलाकर। तो इसको कभी आपसे पूछता है तो इसको 54 में अंग्रेजों ने बनाया था। 1854 में CIA बना था। वो कभी आपसे पूछता है अंग्रेजों ने प्रांत कब बनाया था, ये वाला, तो आपको तारीख सबको इसकी याद रखना है, क्योंकि मैंने कल बताया था SI में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 नवंबर 1861, वेरी इंपॉर्टेंट डेट एंड ईयर। CP एंड बरार कब बना था? 2 नवंबर 1861। 2 नवंबर 1861, ये याद रखेंगे। 2 नवंबर डेट कैसे याद रहेगी? हमारी मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई देखिए जरा, 1 नवंबर। और CP कब बना है? 2 नवंबर, याद रहेगा। तो ये आपका स्लाइड कंप्लीट हुआ। अब हम और पीछे जा रहे हैं। अब हम पीछे जा रहे हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे हम देख रहे हैं कि हमने 48 के पहले तो देखिए एक राज्य था और बाकी रियासतें थी CIA। मगर ये जो राज्य CP और बरार अंग्रेजों ने बनाया, तो ये अंग्रेजों के पास आया कहां से? अंग्रेजों ने कब्जा किया होगा। तो अंग्रेजों ने किससे ये कब्जा किया था और कब्जा करने के बाद क्या बना दिया होगा? CP एंड बरार। तो अंग्रेजों ने ये मराठों से छीना था। बोलिए किससे छीना था? मराठों से।
एक समय ऐसा था कि मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में मराठों का साम्राज्य था, मराठों का अधिकार था, चाहे वो सिंधिया हो, चाहे वो भोसले हो, चाहे वो इंदौर के होलकर हो, ठीक है, ये मराठों के हाथ में पूरा एमपी था। तो अंग्रेजों ने किससे लिया होगा? मराठों से। और मराठे कब आए? मराठे आधुनिक भारत में बहुत उत्पाद मचा रहे हैं, बाजीराव फर्स्ट उसमें सबसे बड़ा योद्धा है। तो मराठों ने किसी जमाने में ये मुगलों से लिया था। किससे लिया था? मुगलों से। मतलब मध्य प्रदेश में हमको क्या पढ़ना है, हमने कल बताया था आपको इमेज कि आपको ऐसे याद रखना, पहले मुगलों के पास था, मिडाइवल एरा में, मिडाइवल मतलब मध्यकाल का जो इतिहास है, मिडाइवल हिस्ट्री है, उसमें ये मुगलों के पास था। मॉडर्न में ये मराठों के पास आया और मराठों से किसने ले लिया? अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने क्या बना दिया? सीपी एंड बराबर। तो मैं इसको छोटा सा लिख देता हूं। कैसे लिख देता हूं? ऐसे लिख देता हूं, मुगलों के पास था, मुगलों के पास था, मुगलों से कहां चला गया? मराठों के। पूरे एमपी की बात कर रहा हूं, थोड़ा डिटेल में चलेंगे, ठीक है। मराठों के पास, और मराठों से किसको मिल गया? अंग्रेजों को मिल गया। और अंग्रेजों ने इसमें क्या बना दिया? सीपी एंड बरार बना दिया। और साथ में एक और क्या बना दिया? CIA, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। याद आ रहा है आपको? अभी मैंने बताया था रियासतों का समूह। अब शुरू करते हैं एकदम शुरू से कि किसी जमाने में मुगलों के पास आया तो आया कैसे, ठीक है। ये मध्यकाल में जा रहे हैं और ये मुगल में एक बादशाह था अकबर। कौन था? अकबर। और आप सभी लोग स्कूल से लेकर अभी तक अकबर को कई बार सुन चुके हैं। अकबर ने हमारे मध्य प्रदेश से बहुत सारे एरिया को अपने क्षेत्र में ले लिया था, उनको जीत लिया था, विजय कर लिया था। तो अब मैं आपको छोटा सा अपना वही वाला मैं बना रहा हूं, चलो उसको ले लेता हूं, वापस ले लेता हूं उसको। चलिए, इस पे जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए, इसको मैंने साइड में रखा। ये जो सीपी और बरार है, ये इसी एरिया में सालों पहले गोंड राजवंश था। बोलिए कौन सा राजवंश? गोंड। गोंड में ही एक रानी मिलती है, रानी दुर्गावती, जिनके बारे में आप पढ़ते हैं, दुर्गावती यूनिवर्सिटी, दुर्गावती, ये कितनी सारी चीजें उनके नाम से खुली है। तो रानी दुर्गावती कौन से वंश की रानी थी? गोंड वंश की। गोंड बोलते हैं। तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, अभी सीपीएन बरार बताया मैंने, ये एरिया में पूरे में कौन सा वंश फैला हुआ था? गोंड वंश। तो मैं लिख देता हूं, एक बार चित्र भी छोटा सा बना देता हूं। ये मैंने चित्र के हिसाब से समझा देता हूं। ये मैंने बना दिया आपका एमपी, ये मैंने बना दिया एमपी। देखो मैं आपको बनाने नहीं समझा दूं, ये मैंने बनाया ना अभी, ये है अभी का एमपी 2024 का। फिर मैं इसमें देखो छत्तीसगढ़ जोड़ दूंगा, जोड़ दिया। ये 2000 के पहले का एमपी। और बताऊं? अभी और बताता हूं। फिर नीचे से मैंने इसको यहां से बढ़ा दिया, ये आ गया बरार और विदर्भ क्षेत्र, जो आज की तारीख में ये महाराष्ट्र में है। बाद में दे देंगे हम इसको महाराष्ट्र को, मगर अभी तो हम बता रहे हैं कैसे बनता है पूरा एमपी। ऐसे ही बना पूरा एमपी, ऐसे चित्र है उसमें भी, ये थोड़ा और नीचे जाएगा, ठीक है ना, ऐसे चित्र। तो बेटा ये एरिया देखना, ये एरिया, ये मैंने लाइन खींच दी। ये एरिया में गोंडवाना राजवंश था। इनके 52 गढ़ थे। इनमें एक राजा था संग्राम सिंह, और संग्राम सिंह ने गोंडवाना का बहुत शक्तिशाली राजा था, ठीक है। और संग्राम सिंह ने 52 गढ़ों को जीत लिया था। गढ़ मतलब अलग अलग एरियाज इनके, ठीक है ना। 52 गढ़ों की रानी कौन थी? रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती कौन थी? संग्राम शाह की बहू थी। संग्राम शाह की बहू कौन थी? रानी दुर्गावती। समझ, आराम से समझेंगे, क्योंकि एमपी का इतिहास में एक टॉपिक है, पूरा आएगा, सारी चीजें आती है एग्जाम में, ठीक है। और मेंस देंगे तो वहां पर आता है संग्राम शाह की उपलब्धियों का वर्णन करें, दुर्गावती की उपलब्धियों का वर्णन करें, ऐसे मेंस निकलता है आपका, ठीक है। तो संग्राम शाह का जो बेटा था वो दलपत शाह था, दलपत शाह। और दलपत शाह की वाइफ भी थी दुर्गावती, ठीक है ना। दुर्गावती यहाँ पर रानी थी, लिख देता हूं रानी दुर्गावती। अब ध्यान देना, रानी दुर्गावती का जो गोंडवाना था, ये बहुत बड़ी रियासत थी बेटा, छोटी मोटी रियासत नहीं थी। गोंडवाना रियासत की नीचे सीमाएं देखोगे तो ये जो यहाँ पर मैंने बिंदी बनाई है, ये नागपुर है बेटा। तो आपको यहां से समझ में आएगा, अच्छा नागपुर शुरू से हमारे पास ही था, नागपुर शुरू से एमपी के पास था, ये नागपुर से ही सब कुछ होगा। इस नागपुर पर ही अंग्रेज कब्जा करेंगे। अभी आपको मालूम पड़ेगा कैसे कब्जा करेंगे, किससे छीनेंगे। इस नागपुर पर अंग्रेज कब्जा करेंगे और उसी नागपुर को सेंटर बना के सीपी और बरार बना देंगे। तो अभी तो इतना क्लियर हुआ कि नागपुर हमारी रानी के पास था। कौन सी रानी के पास था बेटा? रानी दुर्गावती के गोंडवाना राजवंश में नागपुर आता था। क्लियर? अब एक क्षेत्र लिख रहा हूं यहाँ पर, लिख भी देता हूं आपको नॉलेज के लिए, क्योंकि आपको बाद में स्लाइड दे देंगे आपको पढ़ने में। नागपुर, एक बात और याद रखना,
कभी भी आपसे ये शब्द बार बार आएगा, महाकौशल। कौन सा शब्द है ये? महाकौशल। बेटा पहला तो एक क्वेश्चन बता रहा हूं, जब भी आपको एग्जाम में आएगा महाकौशल क्षेत्र जो पुराना है आज की तारीख में, आप उसको कहां ढूंढेंगे? तो आपका आंसर होगा जबलपुर कटनी। जबलपुर के आसपास के एरिया को किसी जमाने में महाकौशल बोला जाता था। तो यदि वो पूछेगा क्या गोंडवाना का जो राजवंश था दुर्गावती, क्या उनके पास महाकौशल क्षेत्र भी था? हाँ, गोंडवाना में महाकौशल भी सम्मिलित था और नागपुर भी इसी में शामिल था और ये बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी। चले आगे। अब अकबर इस समय भारत का राजा था। भारत का बादशाह कौन था? अकबर। अकबर का एक सूबेदार था, वो यहाँ पर बैठा था, उसकी गद्दी यहाँ पर इलाहाबाद है। कौन सी जगह बेटा? इलाहाबाद। तो यहाँ रीवा थोड़ा आगे जाएंगे तो इलाहाबाद आता है। इलाहाबाद में अकबर का सूबेदार था जिसने अटैक कर दिया किसके ऊपर? रानी दुर्गावती के ऊपर। तो गोंडवाना राजवंश पर कौन से मुगल बादशाह ने अटैक किया? अकबर ने। अकबर ही सब पर अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुगल सूबेदार जो आसफ खान था, आसफ खान ने अटैक कर दिया, रानी के ऊपर अटैक हो गया और ये अटैक हुआ 1564 में। और 1564 सही बोल रहा है कि 1664? 1564, 1556 से 1605 तक अकबर का टेन्योर था। अकबर कब से कब तक था? 1556 से पानीपत की दूसरी लड़ाई से 1605 था, ये अकबर का टेन्योर है, ठीक है। तो 1564 में रानी के ऊपर अकबर ने अटैक करा दिया, ठीक है। अकबर का जो मुगल का सूबेदार था उसका नाम था आसफ खान। आसफ खान, आसफ खान। और इसमें रानी ने लड़ाई करी। क्यों? क्योंकि रानी की गद्दी पर बैठने से पहले ही उनके पति एक्सपायर हो गए थे, रानी विधवा हो गई थी और रानी का बेटा वीर नारायण था, उसकी उम्र केवल 5 साल थी। तो रानी ने वीर नारायण का प्रोटेक्शन किया, मतलब संरक्षिका बनी और पूरी कमान संभाली और अकबर से फाइट हुई और इसमें रानी दुर्गावती वीर गति को प्राप्त हुई अकबर से लड़ते हुए। इस प्रकार गोंडवाना का जो राजवंश है वो मुगलों के हाथ में आ गया, मगर मुगलों ने पूरा राजवंश अपने अंडर में ना करते हुए बोल दिया कि अगले राजा को बैठा दो, मगर आज के बाद जो हम कहेंगे वो आपको करना, मतलब इनडायरेक्ट रूलिंग सिस्टम। अप्रत्यक्ष शासन किसका था? मुगलों का, मगर यहाँ पर किसी राजा को बैठा दिया तो ये क्षेत्र एक चला गया। मैंने लिख दिया, इसको बोलते हैं अकबर की गोंडवाना विजय। कभी अकबर भी तो पढ़ोगे, आपको इतिहास पढ़ना है बेटा, ठीक है ना। तो कभी कोई पूछेगा अकबर की गोंडवाना विजय कब हुई, गोंडवाना विक्ट्री कब हुई, आप बता देंगे 1564 में। आगे चले, अब सुनिए ध्यान से। अकबर ने इस एरिया पर भी अटैक कर दिया। ये एरिया जो है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये मालवा है। कौन सी जगह है? मालवा, जहां अभी आप बैठे हो इंदौर में, ठीक है। ये मालवा के क्षेत्र में उस समय राजा था बाज बहादुर। कल मैंने बता दिया, बाज बहादुर और रानी रूपमती। बाज बहादुर और रानी रूपमती, इनकी राजधानी मांडू में थी। मांडू में इनका महल है। रानी रूपमती का महल मांडू में है, बाज बहादुर का महल मांडू में है। ये बाज बहादुर से अकबर ने लड़ाई करी, इसको लिख देते हैं। ये लड़ाई हुई सारंगपुर, ये अकबर की दूसरी लड़ाई सारंगपुर। ध्यान रखना, रानी रूपमती और बाज बहादुर की अकबर से फाइट कहां हुई है? सारंगपुर में हुई है। और बाज बहादुर भाग गए हैं और रानी रूपमती अकेली फंस गई है। और उनको, इनके ऊपर जो अटैक किया था वो भी अकबर का सूबेदार था, उसका नाम था आदम खान। इसका नाम आसफ खान, इसका नाम आदम खान। आदम खान ने अटैक किया था और आदम खान की नीयत रानी रूपमती के ऊपर गलत थी, तो इसीलिए रानी रूपमती ने अपनी आबरू इज्जत बचाने के लिए खुद की ही जान दे दी, आत्महत्या कर ली और इस प्रकार प्राण न्यौछावर उन्होंने कर लिए। बाद में बाज बहादुर आए, बाज बहादुर ने लड़ने का प्रयास किया, मगर बाज बहादुर भी मारे गए और दोनों की उस समय मृत्यु हुई। और इन दोनों की कब्र सारंगपुर में है। और ये क्वेश्चन कई बार आया है, रानी रूपमती की कब्र कहाँ है? क्या उत्तर देंगे? सारंगपुर। बाज बहादुर की कब्र कहाँ है? क्या उत्तर देंगे? सारंगपुर। मगर इन दोनों का महल कहाँ है? मांडू में। रानी रूपमती महल आप घूमने भी जाते हैं ना, रानी रूपमती महल, बाज बहादुर। तो ये दूसरी विजय। अब इसका भी समय बता दूं मैं, इसका समय है बेटा 1561। आराम से देखिए ध्यान से। अब मैं आपको इसके बारे में एक बात बताना चाह रहा हूं। ये जो 1561 मैंने लिखा है बेटा, ये अकबर के जीवन का पहला अभियान है। अकबर राजा बना, बादशाह बना और अकबर ने साम्राज्य, अपने टेरिटरी एक्सपांशन के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए जो पहला अटैक किया वो कहां पर किया? मालवा पे। कहां पर किया? मालवा। किसके ऊपर किया बेटा? लिख दो, बाज बहादुर। लिख देते हैं बाज बहादुर को यहाँ पर पराजय का सामना करना पड़ा, मृत्यु द्वार को प्राप्त हुए। यहाँ पर रानी दुर्गावती के प्राण त्यागे गए
अब तीसरी छोटी सी विजय और है अकबर की, आ जाइए, ये नीचे की यहाँ की विजय। ये गोला बनाया मैंने, ये गोला मैंने बनाया, अभी आपको मैपिंग भी करना है सेकंड क्लास में। ये गोला मैंने बनाया, ये खंडवा और खरगोन है। कौन सा क्षेत्र है ये? खंडवा और खरगोन। खंडवा और खरगोन को इंक्लूडिंग करके दोनों को मिलाकर आप निमाड़ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? निमाड़। अभी भी आपने सुना होगा निमाड़ी भाषा भी होती है, आप बोलते हैं ये तो निमाड़ी है, निमाड़ में रहता है, ठीक है। निमाड़ का मतलब खंडवा और खरगोन, क्लियर। तो ये निमाड़ को किसी जमाने में खान देश बोला जाता था। क्या बोला जाता था? खान देश। तो अकबर ने यहाँ भी अटैक किया खान देश में, तो लिख देते हैं अकबर ने खान देश में अटैक किया, लिख देते हैं खान देश। खान देश में अटैक। यहाँ पर एक व्यक्ति था मीरन बहादुर, मीरन मीरन बहादुर, ये बिना लड़े अकबर के डर से भाग गया, अपना राज दरबार छोड़कर भाग गया और अकबर ने यहाँ भी कब्जा कर लिया। तो खान देश की विजय क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1601 में हुई है और ये अकबर के जीवन का अंतिम अभियान है। इसका मतलब ये हुआ कि अकबर के जीवन का पहला अभियान और अकबर के जीवन का अंतिम अभियान दोनों मध्य प्रदेश के लिए हुआ है। पहला अभियान बता दीजिए कौन सा हुआ है? मालवा अभियान। किसके खिलाफ हुआ है? बाज बहादुर के खिलाफ 1561 में। और अकबर के जीवन का अंतिम अभियान कहां पर हुआ? खान देश में। और खान देश में अभी खंडवा खरगोन बोला मैंने, ठीक है। और यहीं पर बुरहानपुर और बड़वानी भी आ जाएंगे, क्योंकि अब तो 4 जिले हो गए। इस समय निमाड़ में कितने जिले हैं? 4। खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, पहले 2 थे। तो बेटा यहाँ पर बुरहानपुर में बहुत जोरदार किला है, वो है असीरगढ़ का किला। बोलिए कौन सा किला? असीरगढ़ का किला पर कब्जा कर लिया अकबर ने, तो लिख देते हैं असीरगढ़ पर कब्जा, लिख देते हैं असीरगढ़। ये हो गया आपका दूसरी स्लाइड खत्म। इतना आपको याद हो गया हो तो आपको समझ में आ गया मुगलों के पास कैसे गया। मुगलों ने रानी दुर्गावती से ले लिया, मुगलों ने मालवा क्षेत्र बाज बहादुर से मिल गया, और खानदेश निमाड़ का क्षेत्र किससे मिल गया? मीरन बहादुर से मिल गया। और यहाँ पर असीरगढ़ के किले पर अकबर का शासन हो गया और अकबर 1605 तक रहा। उसके बाद अकबर की मृत्यु हुई। अकबर के बाद जहांगीर बैठा, जहांगीर के बाद शाहजहां बैठा, और शाहजहां के बाद औरंगजेब बैठा। और मुगल वंश का आखिरी महान बादशाह था कौन? औरंगजेब। तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में। मुगल वंश कब समाप्त हो गया? 1707 में। यहां लिख देता हूं, मुगल वंश 1707 में समाप्त। कौन सा वंश समाप्त हुआ? मुगल वंश, जो महान बादशाह थे मुगल। और ध्यान रखेंगे, जहां से औरंगजेब की मृत्यु हुई वो 1707 है, जहां से मुगल वंश समाप्त हुआ वो 1707 है। और यहीं से आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है। हमारे इतिहास का मध्यकाल भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। कोई बोलेगा मॉडर्न इंडिया कब
हो गया ना? ठीक है, सेट है, कर लो ना शुरू। शुरू है ना? भाई निकाल दिया तुमने? चलिए, तो क्या क्या देख लिया हम? दो स्लाइड देख ली है, पिछली स्लाइड रिवाइज करा देता हूँ, बंद हो गया इनका। देखिए, अकबर के पास पूरा मध्य प्रदेश आ गया है। अकबर ने 3 अटैक किए हैं। अकबर के जीवन का पहला अटैक, अकबर के जीवन का आखिरी अटैक, दोनों एमपी में हुआ है। पहला मालवा पे बाज बहादुर को पराजित किया है। उसके बाद जीवन का आखिरी अटैक खानदेश में है, यहाँ पर उसको असीमगढ़ का किला मिला है। और मेन क्षेत्र जो था वो किसके पास था? रानी दुर्गावती के पास। सबसे बड़ा एरिया किसके पास था? रानी दुर्गावती। आज के एमपी का 60% एरिया गोंडवाना राजवंश का उस समय शासन हुआ करता था, 60% एरिया में। तो ये रानी दुर्गावती से मिल गया। अब आएगी कहानी कि भैया मराठा शक्ति, अब मुगल कमजोर होंगे। मुगल कब कमजोर होंगे? जब औरंगजेब मर जाएगा। और पिछली स्लाइड में बता दिया औरंगजेब कब मरेगा? 1707 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगी और उसके बाद मुगल धीरे धीरे कमजोर होंगे। जो उनके बेटे बच्चे पैदा होंगे वो नालायक होंगे, शराबी होंगे, जुआरी होंगे, आवारा होंगे, तो वो राज दरबार को इतने बड़े देश के बादशाह संभाल नहीं पाएंगे, तो सब सिस्टम बिगड़ेगा। और मुगल जो डिक्लाइन हो रहे हैं ना, जो कमजोर है, इसी का फायदा अंग्रेज उठाएंगे और भारत को गुलाम बना लेंगे। क्योंकि भारत को गुलाम बनाने आए तो नहीं थे, आए तो सिर्फ व्यापार करने थे। अंग्रेज भारत क्यों आए थे? व्यापार करने आए थे। उसी तरह फ्रांसीसी भी आए थे, डच भी आए थे, पुर्तगीज भी आए थे ना। मगर आपके भारत की राजनीतिक सामाजिक स्थितियां, परिस्थितियां, सोशल पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी हो गई कि आप गुलाम बन गए। हमारा मुगल पूरा लड़खड़ा गया। मगर मुगल एक इतना बड़ा वंश था, 6 बादशाह मिले, 6 के 6 महान मिले हैं। ठीक है, 1526 से 1707 तक उन्होंने 400 साढ़े 400 साल संभाला है। तो इतना मजबूत वृक्ष था कि वो अचानक नहीं गिरेगा, धीरे 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 कमजोर होता जाएगा। आने वाली संतानें योग्य नहीं रहेंगी। तो शुरू करते हैं। तो मुगल जब डिक्लाइन हो रहे थे, दक्षिण में महाराष्ट्र एरिया से मराठा शक्ति का उदय हो रहा था। और मराठा और भी पहले से थे, शिवाजी के समय से। मगर इस समय 1720 से 40 का जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल बताया था, क्योंकि इस समय है बाजीराव फर्स्ट का। किसका समय है? बाजीराव फर्स्ट का। तो तीसरी स्लाइड पे जाते हैं और लिख देते हैं मराठा शक्ति में हम किसके बारे में बात करेंगे? बाजीराव फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। बाजीराव फर्स्ट, आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखा है? ये वही वाला बाजीराव है जो विजेता है, एक वॉरियर है, एक योद्धा है। ठीक है ना? तो बाजीराव फर्स्ट का समय 1720 से 1740, ये भी आप याद रख सकते हैं कि ये पेशवा कब से कब तक रहा? 1720 से लेकर 1740 तक पेशवा ये बना रहा। और इसके पेशवाई में मुगल जो मराठा थे, मराठा का प्रसार बहुत दूर तक हो गया। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इधर दिल्ली है, इधर दिल्ली है, दिल्ली है, आगरा है, तो ये मुगलों का सेंटर है। मुगल बादशाह अभी भी बैठे हैं, भले ही कमजोर हैं। तो ये मराठा चाहते हैं कि हम पूरे भारत पर कब्जा कर ले, ऊपर जाए मुगलों से छीन ले। सब जो मुगल कमजोर हो चुके हैं उनसे छीनने के लिए मराठा पूरी कोशिश करेंगे और इसमें सफल भी होंगे। बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा इनका। और यहाँ पर एक मैंने कल बताया था, एक शक्ति काम कर रही है यहाँ पर ये लाल लाल जो है ये हैदराबाद के आसपास का, यहाँ पर निजाम है। निजाम कौन है यहाँ पर? ये निजाम की और मुगलों की बनती है और निजाम और मराठों की लड़ाई चलती रहती है। ठीक है, तो जब मराठा शक्ति ज्यादा आगे आती है तो निजाम भी परेशान करते हैं उनको। तो सबसे पहले ये मराठों को ऊपर जाना है। तो आपको मालूम है इसके बाद महाराष्ट्र के बाद हमारा स्टेट आएगा। मतलब किसी को ऊपर से नीचे जाना हो या नीचे से ऊपर, बीच में कौन पड़ेगा? मध्य प्रदेश, क्योंकि सारी सड़कें वही हैं, जाओगे कैसे? ठीक है ना, कनेक्टिविटी तो वही है। तो जिसको भी आगे युद्ध करने जाना है, पूरी सेना लेकर 2 लाख घोड़े हाथी लेके, तो बीच को तो जीतता ही हो जाएगा ना, बीच में से कैसे जाएगा? ठीक है, तो इन्होंने भी हमारे यहाँ मालवा पर अटैक किया। किसने? बाज बहादुर ने। तो बाज बहादुर ने कौन कौन से अटैक किए जरा देख लेते हैं। बाज बहादुर ने आपके यहाँ पहले अटैक किया मालवा पर। अब मालवा पर अटैक हुआ
मालवा पर अटैक हुआ। तो मालवा में उस समय सब दूर तो मुगल थे, तो मालवा में उस समय मुगलों का एक सूबेदार था गिरधर बहादुर। कौन था? गिरधर बहादुर से मालवा छीना। तो लिख देते हैं मालवा प्राप्त किया, मराठों को मिल गया। कौन आ रहे? गिरधर बहादुर। ये मालवा का क्षेत्र इनको मिल गया, मालवा का क्षेत्र मिल गया। अब दूसरी बात, अब देखिए, अब इसके बाद एक बुंदेलखंड का क्षेत्र है। एमपी का नक्शा ले लें, एक सेकंड और लगेगा। इसी को लेके चलते हैं, यही चल रहा है। देखिए ये रहा बुंदेलखंड का क्षेत्र, ये ब्लैक मैंने कर दिया, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। बुंदेलखंड में भी एक राजा थे छत्रसाल। कौन थे? छत्रसाल। आपने जो बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है, वो जो मस्तानी नृत्यिका है, डांसर है, वो छत्रसाल के यहाँ की है, बुंदेलखंड की है। आपने देखा होगा बाजीराव के पास हेल्प मांगने आई थी, देखिए मूवी देखी आपने, ठीक है ना। तो बाजीराव ने, इनको खतरा था, इनको किससे खतरा था? इन छत्रसाल को भी खतरा था मुगल सूबेदार से। मुगल एक सूबेदार था बंगश, क्या नाम था? बंगश से कसम खा ली थी कि बुंदेलखंड को पूरा बर्बाद कर दूंगा छत्रसाल को। तो बंगश से इनको डर था, तो इनने हेल्प किससे मांग ली? किससे मांगी बेटा? बाजीराव से। तो बाजीराव से हेल्प मांगी, तो बाजीराव ने हेल्प की, और बाजीराव ने इनकी हेल्प की। तो बाजीराव को इसी समय झांसी, यूपी में झांसी एक जगह है, कालपी, ऐसे कुछ क्षेत्र बाजीराव को मिल गए, ठीक है ना, उनकी मदद करने में। तो लिख देते हैं सिर्फ बुंदेलखंड की मदद, या डायरेक्ट लिख देते हैं छत्रसाल की है, छत्रसाल की है। ये काम उन्होंने 1728 में किया है, 1728 1728। चले अब देखिए, अब बाजीराव दिल्ली की ओर चढ़ाई करते हैं और दिल्ली में पहुंच जाते हैं, और पूरा मराठा सेना दिल्ली में पहुंच गई है, मध्य प्रदेश को जीतते हुए आगे चली गई है, और 2 दिन दिल्ली पर कब्जा करके रखते हैं। तीसरे दिन खबर आती है कि आपका जो मालवा क्षेत्र है, जो आपका एमपी का क्षेत्र है, इस पर निजामों ने अटैक कर दिया। किसने अटैक कर दिया? निजामों। जाओ, जो जीत कर आए पहले उसको बचाओ, वहां से छोड़ो। तो 3 दिन बाद पूरा वापस से आना पड़ता है बाजीराव को, और फिर जोरदार लड़ाई होती है निजामों के साथ। उस लड़ाई को क्यों निखा रहे हैं? क्योंकि पिछली बार मेंस में आ चुका है कि भोपाल का युद्ध कहां हुआ, किसके बीच में हुआ। तो उस लड़ाई भोपाल में हुई, और भोपाल नाम से क्या पड़ गया उसका नाम? भोपाल का युद्ध। तो तीसरी बात आप याद रखते हैं, भोपाल का युद्ध। भोपाल का युद्ध किसके बीच में? मराठा वर्सेस किसके बीच में हुआ बेटा? निजामों के बीच में। तो ये इतना याद रखेंगे। अब आपको इससे क्या दिखा? इससे दिखा कि मालवा का क्षेत्र लगभग वापस से मराठों के पास मिल गया, पूरा मालवा क्षेत्र मिल गया। अब इन्होंने क्या किया? बाजीराव ने बोला कि हम एक मराठा यूनियन बनाएंगे, अलग अलग लोगों को अलग अलग क्षेत्र दे देंगे, ठीक है। तो इन्होंने हमारा जो एमपी था इसका बंटवारा कर दिया। अब एमपी का बंटवारा में एमपी बना देता हूं, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। एक अलग से ये बन गया एमपी, अलग से ये एमपी में बंटवारा कर दिया। तो किसको क्या क्या बंटवारा किया, ठीक है। इन्होंने जब मालवा अभियान किया था, तो बाजीराव के साथ एक सेना नायक थे जो बहुत वॉरियर थे, उनका नाम था मल्हार राव होलकर। क्या नाम था उनका? तो मल्हार राव तो उनकी टीम में थे, उनके सेनापति थे। तो उन्होंने मल्हार राव को बोला, जाओ आज से तुम मालवा संभालो, तुम्हारे अंडर में पूरा मालवा दे रहे, सबको अलग अलग क्षेत्र डिवाइड करें। तो मल्हार राव को मिल गया मालवा, और मल्हार राव ने बना दिया होलकर वंश। कौन सा वंश? होलकर वंश। और आपको मालूम होलकर वंश कहाँ है? इंदौर में राजवाड़ा देखा है आपने? तो इंदौर में होलकर वंश की स्थापना किसने की? मल्हार राव होलकर। और ये मल्हार राव होलकर को अधिकार कौन दे रहे हैं? बाजीराव फर्स्ट। कौन दे रहे हैं? बाजीराव फर्स्ट। चले आगे, तो मैं लिख रहा हूं, इंदौर में आ गया एक वंश मल्हार राव का। मल्हार राव होलकर वंश की स्थापना 1731। मल्हार राव 1731
होलकर वंश, ये बन गया आपका होलकर वंश बन गया, होलकर वंश। क्लियर। फिर उसके बाद मालवा का जो बचा हुआ क्षेत्र था और चंबल घाटी के आसपास का क्षेत्र था, मालवा का कुछ क्षेत्र और चंबल घाटी का क्षेत्र इन्होंने दे दिया राणोजी शिंदे को। किसको दे दिया? राणोजी शिंदे को। तो यहाँ पर बचे हुए क्षेत्र में यहाँ आ गए राणोजी शिंदे, राणोजी शिंदे। और इन्होंने कौन से वंश की स्थापना कर ली बेटा? इन्होंने सिंधिया वंश की स्थापना कर ली। ये याद रखेंगे आप। अब आपको समझ में आ गया, सिंधिया वंश बना है 1732 में, होलकर वंश बना है 1731 में। क्लियर। ये दो वंश आपको समझ में आ गया। अब मराठों के पास एमपी कैसे जा रहा है? बाजीराव ने जीता, बाजीराव ने जीता और बाजीराव ने किसको किसको दे दिया? होलकरों को दे दिया और कुछ क्षेत्र किसको दे दिया? चले आगे। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए। अब इनमें से एक व्यक्ति नाराज हो गया, बोले हमको भी तो कुछ दो, हम भी तो रिश्तेदार हैं और हम तो शिवाजी के रिश्तेदार हैं, शंभू के साहू जी के रिश्तेदार हैं, शिवाजी के गोत्र के हैं हम, और हमें भी दीजिए। वो है रघुजी भोसले। कौन है? रघुजी भोसले। ध्यान से सुनना, रघुजी भोसले जो थे उन्होंने बोला हमारे लिए भी कुछ क्षेत्र, तो बोले तुमको नागपुर दिया जाता है। नागपुर उनके अधिकार में आ गया था, नागपुर पर तुम शासन करो। अभी रुक जाइए, मैं बना रहा हूं आपको। मान लो यहाँ थोड़ा सा इसको बड़ा करो, ये रहा नागपुर, ये नागपुर, ठीक है। अब नागपुर, नागपुर पर कौन सा वंश आ गया? भोसले वंश। कौन सा वंश? भोसले। तीन वंश दिख गए आपको, मैं लिख देता हूं। कौन कौन से वंश एक बार बोल के सुना दीजिए। होलकर, सिंधिया और इस प्रकार पूरा मध्य प्रदेश। अभी गोंडवाना का क्षेत्र में गोंडवाना के वंशज बैठे हैं, मगर अब होगा क्या? ध्यान से सुनिए। इनका तो क्षेत्र मिल गया अच्छा खासा, इसको छोटा क्षेत्र मिला, तो इसने इतना साम्राज्य विस्तार किया। रघुजी भोसले जो थे, ये चाहे जब युद्ध के लिए निकल जाते थे कि नागपुर रियासत को बहुत बड़ी रियासत बनाऊंगा। देखो, ये नागपुर से आपकी पूरी कहानी चल रही है। नागपुर रियासत को बहुत बड़ी रियासत बनाऊंगा, और नागपुर के ऊपर का जो एरिया है जिसमें गोंडवाना वंश के अभी भी राजा बैठे हैं, मैंने बताया ना मुगलों ने उनको वापस बिठा दिया था, तो उन पर अटैक करेगा। और उन पर तो ठीक है, रघुजी भोसले चाहते हैं कि मैं यहां से आगे चला जाऊं और आगे जाते जाते इस दिशा में आगे जाते जाते बंगाल तक मुझे कब्जा करना है। बंगाल तक की इनके अंदर इच्छा थी कि इतना क्षेत्र मुझे कब्जा करना है, और इसीलिए रघुजी भोसले ने 6 बार अटैक किया है। कितनी बार अटैक किया है? 6 बार अटैक किया, 6 बार अभियान किया बंगाल में, ठीक है ना। तो रघुजी भोसले ने 1739 में जोरदार अटैक कर दिया गोंडवाना पर। कहां पर अटैक कर दिया? और गोंडवाना क्षेत्र भी पूरा किसके पास आ गया? रघुजी भोसले पर। मतलब अब ये जो रियासत है, ये सबसे बड़ी रियासत हो गई नागपुर। बेटा ध्यान रखना, आजादी के समय भारत की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी, और किसी जमाने में हैदराबाद से भी बड़ी रियासत नागपुर रियासत। कौन सी रियासत? और कौन सा वंश? भोसले वंश। और कौन से राजा है? रघुजी भोसले। क्लियर हो गया इतना? तो भोसले वंश के पास क्या आ गया? गोंडवाना भी आ गया, और सिंधिया के पास ग्वालियर का चंबल घाटी का और कुछ मालवा का क्षेत्र आ गया, और होलकरों के पास इंदौर के आसपास का मालवा क्षेत्र आ गया। इस प्रकार पूरा मध्य प्रदेश किसके हाथ में चला गया? मराठों के हाथ में चला गया। इतनी स्लाइड समझ में आ गई, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, केवल इतना याद। ये सब आपको हिस्ट्री में पढ़ना है, यहाँ नहीं भी पढ़ाएंगे चलेगा, मगर यहाँ नहीं पढ़ाते तो आपको समझ में नहीं आता कि भोसले कैसे आ गए, होलकर कैसे आ गए। अब होलकरों में हमको सबको पढ़ना है, देवी अहिल्याबाई को पढ़ना है, ये सब हम हिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पूरा सिंधिया वंश पढ़ेंगे हिस्ट्री की क्लास में, ठीक है। चलिए, तो अब स्लाइड नंबर 4। स्लाइड नंबर 4 में अब मराठों से लड़ाई होगी किसकी? अंग्रेजों की। किसकी लड़ाई होगी? क्योंकि अंग्रेज आपको आपके देश में कब्जा करेंगे, तो अंग्रेजों को ये तो मालूम कि मुगल तो कमजोर हो गए, उनको हराना बड़ी बात नहीं। हराना किसको? मराठों को हराना है। बंगाल में सिराजुद्दौला को हराना है, उनके चैलेंजेस वहां है। तो मराठों और अंग्रेजों के बीच में 3 बार युद्ध हुए हैं, जिसको आप बोलते हैं एंग्लो मराठा फर्स्ट, एंग्लो मराठा सेकंड और एंग्लो मराठा। 3 बार लड़ाई हुई है। तो जो तीसरी बार हुई फाइनल हो गई, ठीक है ना। तो तीसरी बार वाली आपको याद रखना है आंग्ल मराठा। आंग्ल का मतलब अंग्रेज होता है बेटा। आंग्ल मराठा, मराठा कौन सा वाला? तीसरा वाला,
और उसका ईयर याद रख लो, एक ही ईयर से सब कुछ हो जाएगा, 1818 डिसीजनल है, यहाँ पर डिसीजन हो गया है। 1818 का समय आया और अंग्रेजों ने धीरे धीरे सबको हराया, हर मराठे हारे, सिंधिया हारे, होलकर हारे, सब हारे। और जैसे जैसे अंग्रेज हराते जाते थे, अंग्रेज संधि करते जाते थे, ट्रीटी भी कैसी करते थे, वैसे ही तुम तुम्हारे क्षेत्र में रहो मगर जो हम बोलेंगे वो तुम इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष शासन। तो 1818 में किस किस को हरा दिया, सिंधिया को हरा दिया, इन्हीं के पास था एमपी, होलकरों को हरा दिया, और किसको हरा देंगे, भोसले वंश को हरा दिया। चलो भाई, सब हार गए, सब हार गए अंग्रेजों से, सब अपनी अपनी संधि कर लो। इनसे बोला तुम आ जाओ और नागपुर की संधि कर लो, नागपुर की संधि के तहत सब क्षेत्र हमको दे दो, तुम्हारा वाला हमारे अंडर में आएगा, जितना इनके पास था गोंडवाना वगैरह सब। मगर फिर भी मैं बता रहा हूं कि अभी भी वापस बैठा दिया कि आप ही गद्दी पर बैठो, बस संधि कर लो, मतलब जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आपको करना है। आप हमारे सिंबॉलिक हेड हो, आप दिखने के प्रमुख हो, मगर मेन कौन है, मेन हम ही है। अंग्रेजों का ये कहना है। होलकरों से बोला आओ मंदसौर की संधि करो, आप मंदसौर की संधि करियो। सिंधिया से बोला आप भी ग्वालियर की संधि करो, ग्वालियर की संधि करो। ये संधियां बेटा एग्जाम में आती है, याद करना पड़ती है, ठीक है। जब इतिहास पढ़ाएंगे तो पूरी संधियां याद कराएंगे। अभी तो इतना कि सिंधिया से ग्वालियर की संधि कर ली, होलकरों से मंदसौर की संधि कर ली, ठीक है ना, मंदसौर की संधि कर ली, और भोसले से कौन सी संधि कर ली, नागपुर की संधि कर ली। तो याद रखेंगे जो मराठा हारे इस समय भी बाजीराव है, मगर क्या ये बाजीराव फर्स्ट होगा, नहीं, ये बाजीराव सेकंड है। अब आपको इतना भी समझ में आ गया कि एक बाजीराव फर्स्ट था जिसने बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया, और एक बाजीराव सेकंड था जिससे अंग्रेजों ने पूरा वापस छीन लिया। तो बाजीराव सेकंड जब तीसरा आंग्ल मराठा वॉर सब हारते हैं तो यहाँ पर पूना की संधि होती है। कौन सी संधि, मराठों की शक्ति किस संधि से समाप्त हो गई, पूना की संधि से मराठा शक्ति समाप्त हुई और सारे अधिकार अंग्रेजों के हाथ में आ गए। तो अंग्रेजों ने तीनों से संधि कर ली। हालांकि ये जो वॉर हुआ था इसके पहले संधि हो गई थी, क्योंकि इनसे जो संधि 1816 में हो गई थी, 1816 में नागपुर की संधि हो गई थी। इनसे होलकरों से 1818 में हुई थी, इनसे 17 में हुई थी, सॉरी इनसे 18 में, इनसे 1816, 16, 17, 18, ये तीनों से संधि हो गई और सारा क्षेत्र किसके पास चला गया, अंग्रेजों के पास चला गया। अब अंग्रेजों ने अभी सीपी नहीं बनाया, अभी कुछ नहीं करेंगे, अब सीपी कब बनेगा, ठीक है, आगे चल चौथी स्लाइड में काम करना। ये भी क्लियर हो गया कि मराठों से अंग्रेजों ने कौन कौन से संधि के तहत ले लिया। अब अगली स्लाइड में आपको इतना याद रखना है। अब एक समय की बात है 1853, बस यहां से सारा काम खत्म। 11 दिसंबर 1853 ये वो दिन है जिस दिन अंग्रेजों ने नागपुर का विलय कर लिया। अभी तक जो करी थी वो संधि थी, संधि मतलब राजा को वापस बैठा दिया भोसले वंश को कि आप बैठ जाइए वापस, मगर जो हम बोलेंगे वो करेंगे, मगर अब पूरा ही ले लेंगे, पूरा नागपुर लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इस समय डलहौजी आएगा, गवर्नर जनरल कौन आएगा बेटा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी फेमस हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए। इसके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, आप राजा हैं, आपके कोई पुत्र नहीं है, आपकी कोई संतान नहीं है, तो अगला वारिस कौन, कोई भी नहीं। तो ऐसे राजा जो जिनके पुत्र ना हो वो फिर अपनी राजगद्दी अंग्रेजों को मर्ज कर देंगे, ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर देंगे, उनको राज दरबार चलाने का अधिकार नहीं, ना वो गोद ले सकते हैं किसी को, ठीक है। तो गोद लेने की प्रथा बंद कर दी गई और इस प्रकार यहाँ पर नागपुर में इस समय राजा कौन थे, ध्यान देना, नागपुर की, सिर्फ नागपुर वाली में जा रहा हूं मैं, ठीक है ना। नागपुर में इस समय थे, नागपुर में रघु जी थे, रघु जी भोसले। आप बोलेंगे सर कितने रघु जी हो गए, 2 हो गए। एक वो थे जिन्होंने गोंडवाना को भी मारा और 6 बार कलकत्ता तक गए हैं, और एक ये है रघु जी थर्ड, जिनकी कोई औलाद नहीं थी, जिनकी कोई संतान नहीं थी, और इसी कारण से लॉर्ड डलहौजी ने नागपुर को लैप्स कर दिया और नागपुर को कहां मिला दिया, ब्रिटिश एम्पायर में मिला दिया। तो याद रखेंगे नागपुर का विलय, नागपुर लैप्स हुआ, नागपुर का विलय कब हुआ, 1853, वेरी इंपॉर्टेंट। 1853 में सिर्फ नागपुर का नहीं किया, भारत में सतारा, बाघा, उदयपुर, जयपुर
कई राज्यों में जिनके बेटे नहीं थे, पुत्र नहीं थे, उनको अपने राज्य में लैप्स करने वाला कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो कभी आपको हिस्ट्री में भी आएगा कि लॉर्ड डलहौजी क्यों फेमस हुआ, तो आप बोलेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए। डलहौजी, डलहौजी की कौन सी नीति थी बेटा? विलय नीति। इसका नाम है विलय नीति। ये लॉर्ड डलहौजी ने नागपुर को क्या कर लिया? नागपुर को अपने अंडर में ले लिया। अब आपको ये भी मालूम होगा कि कुछ समय बाद ही मंगल पांडे की क्रांति होने वाली है। मंगल पांडे की क्रांति मतलब 1857 में, मतलब नागपुर 53 में आ गया, और 53 में नागपुर को नॉर्मली क्षेत्र बना दिया, मगर यहाँ पर कोई सीपीपी नहीं बना, ठीक है ना? सीपी कब बनाएंगे? जब मंगल पांडे की क्रांति होगी 1857 में, तो अंग्रेजों को दिखेगा कि बहुत सारी रियासतों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, ठीक है ना? झांसी की रानी ने भाग लिया, कई रियासतों ने भाग लिया, तो अंग्रेज डर जाएंगे कि नागपुर को हमको पूरा स्टेट बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये भी कभी क्या होगा, ये भी हमारे हाथ से निकलेगा, या भी ये भी रिवोल्ट करेगा। तो ध्यान रखेंगे कि 57 में क्रांति हुई, इसको ही बाद में अब क्या क्या मिला है देखिए। नागपुर इनके पास पहले था, नागपुर प्रेसिडेंसी, ये क्षेत्र पहले था। इसके बाद पिछले साइड में ये देखिए, ध्यान से इसको देखिए, सिंधिया से जो ग्वालियर की संधि हुई थी, तो इनको 2 क्षेत्र मिले थे। मैं लिख देता हूं, नरबुड्डा, अब ये क्षेत्र कभी आ जाए तो आप कंफ्यूज में पड़ क्या नाम है, और सोगोर। अब ये सोगोर पुराना नाम है, ये सागर को बोल रहा है, सागर और दमोह के क्षेत्र को क्या बोल रहा है? ये सोगोर बोल रहा है। और नरबुड्डा बोल रहा है नर्मदा के आसपास के क्षेत्र को, और नर्मदा का आसपास के क्षेत्र में होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर, नरसिंहपुर को रखेगा ये। तो होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर, नरसिंहपुर, ये नर्मदा का क्षेत्र नरबुड्डा कहलाया, और सागर और दमोह का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, ये क्या कहलाया? सोगोर कहलाया। ये दोनों किनसे मिल गया था इनको? सिंधिया से। तो अब अगली स्लाइड पे आ रहा हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। नागपुर तो आपको रघुजी भोसले का लैप्स कर लिया, और नागपुर में क्या मिला दिया? नरबुड्डा। नरबुड्डा आपको मालूम है, अभी लिखा मैंने, और सोगोर बोले ये बड़ा हो गया। अब इन सब को मिलाओ और एक क्या बना दो? सीपी, सेंट्रल प्रोविंस। 2 कब बना है? 2 नवंबर 1861 को क्या बन गया? सीपी बन गया। क्लियर? ये यहां तक आप पहुंच गए। नागपुर का विलय कब हुआ? नागपुर का विलय 53 में हुआ, मगर नागपुर में 2 क्षेत्र नरबुड्डा और सोगोर को मिलाकर 2 नवंबर 1861 को क्या बना दिया? सेंट्रल प्रोविंस। अभी बरार नहीं बोलेंगे, बरार तो बाद में जुड़ेगा, बरार बाद में जुड़ेगा। यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए, जो ये बनाया है 1861 में, क्या बना है? ये अभी राज्य नहीं बना है, इसको चीफ कमिश्नर एरिया बनाया गया है। चीफ कमिश्नर एरिया बनाया गया है, मतलब जब ये राज्य बनेगा तो इसमें गवर्नर होगा। तो ये कब से होगा? तो मैं लिख रहा हूं कि इसको चीफ कमिश्नर क्षेत्र बनाया गया, चीफ कमिश्नर रीजन बनाया गया है। और आगे लिखता हूं, ये यहीं पर लिखता हूं, 1921 में इसको गवर्नरी क्षेत्र बनाएंगे, गवर्नरी रीजन, मतलब अब गवर्नर होगा। अब क्या होगा? ये गवर्नर होगा। तो पहले वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र बना था 1861 में, 1861 में चीफ कमिश्नर रीजन बना था, और 1921 में इसको गवर्नरी क्षेत्र बना दिया। ये सीपी बन गया। अभी बरार की बात मैंने नहीं की, बरार की बात मैं यहाँ साइड में करता हूँ। बरार किसके पास था? और बरार महाराष्ट्र का क्षेत्र है बेटा, ठीक है, महाराष्ट्र का क्षेत्र बरार, जिसमें आपका अकोला, अमरावती, अभी आगे जाके पढ़ेंगे आप, तो ये लिख दिया बरार। बरार का जो क्षेत्र था, बरार बाद में लिया गया, हैदराबाद के निजाम से लिया गया था। ये हैदराबाद के निजाम से किराए पर लिया गया था, लीज पर। तो हैदराबाद के निजाम से अंग्रेजों ने 1903 में बरार लीज पर लिया था। किस पर लिया था? लीज पर। और बाद में 1936 में इसको कहां मिला दिया? सीपी में मर्ज कर दिया। तो सीपी में मर्ज हो गया, तो क्या बन गया सीपी? अब सीपी बन गया सीपी एंड बरार। क्लियर? एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। मैं फिर से पूछता हूं, सीपी कब बना था? 1861 में, और बरार कब आ गया? 1936 में। बरार उसमें बहुत समय बाद इंक्लूड हुआ, 1936 में। इस प्रकार ये राज्य बन गया सीपी और बरार। और अंग्रेजों ने इसकी राजधानी क्या रख दी? नागपुर। क्योंकि सारी कहानी किससे चल रही है? नागपुर। और नागपुर किससे छीना गया था? रघुजी थर्ड से। रघुजी थर्ड किस वंश के थे?
भोसले वंश के कौन सा गवर्नर जनरल छीन के लाया? लॉर्ड डलहौजी। किस पॉलिसी के थ्रू लाया? डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। जो नागपुर का रीजन था उसमें नरबुड्डा और सागौर क्षेत्र मिला लिया। पिछली स्लाइड पे जाए तो नरबुड्डा और सागौर किससे मिल गए थे? सिंधिया से। संधि कौन सी हुई थी? ग्वालियर की। होलकरों से संधि कौन सी हुई थी? मंदसौर की। भोसले से कौन सी हुई थी? इस प्रकार तीनों क्षेत्र मराठों से अंग्रेजों ने ले लिए। आपको ये भी मालूम पड़ गया। अब आपका लास्ट स्लाइड बची है और लास्ट अब बन गया आपका सीपी एंड बरार। अब अपन इसको 3 स्टेट बना के खत्म कर देते हैं, फिर कल की क्लास में इसको आगे करेंगे। ये बन गया, ये आ गया आपका सीपी एंड बरार। ये बना दिया पूरा अंग्रेजों ने। आपको मैंने इसके बारे में सारे फैक्ट भी लिखा दिए, इसके ईएस भी लिखा दिए, सीपी एंड बरार। बस इसका जरूर याद रखना बेटा। ये जो दूसरा क्षेत्र बचा हुआ ये वाला, इसको अंग्रेजों ने क्या नाम दे दिया? सेंट्रल इंडिया एजेंसी, सीआईए। अमेरिका की खुफिया एजेंसी का भी नाम है, वहां पर फुल फॉर्म अलग है, यहाँ पर सेंट्रल इंडिया एजेंसी। और इसका कभी याद रखना 1854 में बनाया था। कब बनाया था? 1854 में। 1854 में। और नागपुर का विलय कब हुआ? 1853 में। तो दोनों ईयर याद रहेंगे। नागपुर तो याद रखना ही पड़ता है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। 1854 में। ये है क्या बेटा? ये ग्रुप ऑफ प्रिंसली स्टेट है, कई सारी रियासतों का समूह है, जिसमें धार की रियासत है, जिसमें होलकर की रियासत है, जिसमें सिंधिया की रियासत है। ठीक है। और इधर बचा हुआ पार्ट तो सीपी बना दिया उन्होंने। ठीक है। तो ये हो गया आपका अगला कंप्लीट। अब बात करते हैं तीनों राज्य बनाने की। अब आ गए हम 1948 पर। अब 48 पर आ गए क्योंकि अब देश आजाद हो गया। और जिस दिन देश आजाद हुआ, आपको वहां तक का चित्र समझ में आ गया। सीपी और बरार था और बचा हुआ सीआईए था। सीआईए मतलब प्रिंसली स्टेट। अब जैसे देश आजाद हुआ वैसे 1948 आया और 1948 में नेहरू जी ने पूरे भारत में नए सिरे से राज्यों का निर्माण किया। कोई पूछेगा इसी समय क्यों किया? तो आप बता सकते हैं कि भारत में 565 देशी रियासतें थी, उनको मर्ज करना जरूरी था। क्योंकि अब हम डेमोक्रेसी में जा रहे हैं तो मोनार्की का कोई काम नहीं है राजा का, तो उन राजाओं को समाप्त करना था। उन प्रिंसली स्टेट को मर्ज करके हमको स्टेट बनाना था। इसलिए आजाद होने के बाद पहले ही काम क्या किया? भारत में राज्यों का गठन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे और भारत में मैंने कल बता दिया 4 कैटेगरी के राज्य बना दिए गए, ए बी सी और डी। पहले आप इसको पढ़े ए बी सी डी, तो आप इसको रटे नहीं कि 4 कैटेगरी में। यदि आप इंटरव्यू देने जाएंगे पीएससी में तो आपसे पूछेंगे चारों में क्या डिफरेंस था? क्या डिफरेंस था? हम सब किताबों में पढ़ते हैं कि एबीसीडी बन गया। क्यों बना भाई एबीसीडी? मैंने कल बता दिया था कि रियासतों के राजा को लाना बहुत आसान नहीं था। कोई राजा नहीं चाहता कि मेरा सम्मान कम हो। जब मैं इंदौर का राजा हूं, मेरा नाम सुनील सर है, मैं इंदौर का राजा हूं, आप बोल रहे हैं आपका वो सब खत्म करो और मर्ज कर दो, तो भाई मेरा कहां जाएगा सम्मान? तो जल्दी में तो मैं कोशिश करूंगा। मैंने आपको बताया था माउंट बेटन बोल गए थे। माउंट बेटन की रिकमेंडेशन पर हमारा देश डिवाइड हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान में, और माउंट बेटन बोलकर गए थे कि जो रियासत जहां जानी चाहे वहां जा सकती है, हिंदुस्तान भी जा सकती है और पाकिस्तान भी जा सकती है। जैसे आपके मध्य प्रदेश के बीच में भोपाल बैठा है, भोपाल का जो नवाब था हमीदुल्ला खां, कौन था? हमीदुल्ला खां। वो देश आजाद हो गया 47 में, मगर भोपाल हमारे इंडिया में नहीं आया। भोपाल आया 49 में, 2 साल बाद। मतलब 2 साल तक भोपाल इंडिया में ही नहीं था। तो मध्य प्रदेश की तो बात उसका नवाब मान नहीं रहा था, बोले मैं तो पाकिस्तान में जाऊंगा, मैं मेरी भोपाल रियासत को कहां ले जाना चाहता हूं? पाकिस्तान। क्योंकि ऐसा माउंट बेटन ने ऐसी रिपोर्ट रखी थी कि कोई भी रियासत कहीं भी जा सकती है, स्वतंत्र है। तो भोपाल आप सोचो एमपी के अंदर छोटा सा पाकिस्तान बन रहा था। वो भी कौन सा? इंदौर से 200 किलोमीटर दूर। अपन जाते ना पाकिस्तान पे, पाकिस्तान क्रॉस करके फिर अपना विदेश आ जाता है। ठीक है ना उस समय। ठीक है। तो भोपाल के जो हमीदुल्ला खान थे, हमीदुल्ला खान बोले नहीं हम तो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, इसलिए भोपाल बहुत लेट आया था। ठीक है ना, इसलिए उसको स्टेट बनाया था कि भैया आपका ज्यादा। तो ध्यान देना, जो बड़ी बड़ी रियासत है वो राजा जल्दी में आते नहीं थे, तो उनको ये बोलिए कि भैया आपका सम्मान भी होगा, आपको हम कैटेगरी बी देंगे। बी किसके लिए बना रहे हम? बी उसके लिए बना रहे जो बड़े बड़े राजा जल्दी में मान नहीं रहे कि हम नहीं आएंगे। ठीक है, आप आ जाओ, आप यहाँ पर भी आप हेड रहोगे। हेड मतलब राज प्रमुख, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे हेड ऑफ द स्टेट बना देंगे आपको। तो कैसे बनाया? इसमें क्या रखा, ध्यान देना, इसमें ब्रिटिश प्रोविंस, जो पहले से ब्रिटिश प्रांत थे,
जैसे अभी आपने बोला सीपीएन बरार, ऐसे यूपी था, ऐसे मुंबई प्रांत था, ऐसे मैसूर प्रांत था। तो जो पहले से अंग्रेजों ने प्रांत बना रखे उसको छेड़खानी नहीं करना है, उसमें आसपास में कोई रियासत आ रही है बॉर्डर पर तो उसको ले लो। तो आसपास की रियासत को ब्रिटिश प्रांत प्लस प्लस नियर की प्रिंसली स्टेट, समझ गए आप? इनको मिलाकर पार्ट ए बना दिया। पार्ट ए में आपसे पूछूंगा पार्ट ए में कौन से राज्य बने? आप बोलेंगे जो पहले से राज्य थे, जो अंग्रेजों ने पहले से राज्य बना रखे थे, उनमें आसपास की रियासतों को मिलाकर क्या बना दिया? पार्ट ए। पार्ट ए के 10 स्टेट बना दिए, 10 स्टेट भारत में बन गए। फिर पार्ट बी में क्या लिया गया? पार्ट बी में वो रियासत ली गई जो बड़ी बड़ी थी, जिनके राजा मान नहीं रहे थे, तो बड़ी रियासत को लिया गया। बड़ी रियासत को लेकर पार्ट बी बना दिया गया और ऐसे 9 स्टेट बना दिए। जो छोटी छोटी रियासत थी उनको पार्ट सी लिया गया और ऐसे 9 स्टेट बना दिए। और अंडमान निकोबार को अलग से दर्जा दिया गया, भारत की भूमि से दूर था और अलग से दर्जा दिया गया, इसको पार्ट डी बना दिया। एक राज्य ये हो गया। इस प्रकार कुल मिलाकर 29 राज्य बन गए। बोलिए 1948 में कितने राज्य बन गए थे? कितनी कैटेगरी? चले आगे। अब इन सब में अंतर समझ लो, एक एक अंतर देखिए ध्यान से। इसमें या पार्ट ए क्या होगा? पार्ट ए तो पहले से ही बना हुआ था उनका, तो इसमें बाकायदा विधायिका होगी। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं, विधायिका का मतलब लेजिस्लेचर होता है ना? अभी आप समझ लीजिए सीधी सीधी भाषा में विधानसभा होगी। विधानसभा होती है तो विधानसभा में चुनाव होता है और जो चुनाव जीतता है वो मुख्यमंत्री भी बनता है। जैसे अभी आपके यहाँ चुनाव हुआ, मिस्टर डॉक्टर मोहन यादव सीएम बने मध्य प्रदेश के, तो चुनाव किसका हुआ था? विधानसभा का चुनाव हुआ था। तो जहां पर विधायिका होगी वहां पर चीफ मिनिस्टर भी होगा। तो ये तो अंडरस्टूड है, जहां पर विधायिका होगी वहां पर क्या होगा? चीफ मिनिस्टर भी होगा। तो ये एक चीज तो लिख दी मैंने। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर गवर्नर होगा बेटा, जैसे एमपी के गवर्नर होते हैं। हर राज्य में एक गवर्नर भी होता है और एक चीफ मिनिस्टर भी होता है। तो यहाँ पर दोनों चीजें होंगी। आगे चले। अब देखो इसमें समझ लो, बस इसको समझना है। बी में मैंने आपको बोला था कि बी वाले राज्य जल्दी में आएंगे नहीं, उनको कुछ ना कुछ तो आप अच्छी बातें करो उनके लिए। तो ये बोला कि बी में हम गवर्नर नहीं रखेंगे, बी में हम गवर्नर नहीं रखेंगे, हम जो राजा रहेगा उसी को हेड बना देंगे। तो वहां पर गवर्नर ना बोलते हुए हेड ऑफ द स्टेट बोलना पड़ेगा आपको। क्लियर? तो लिख देते हैं कि यहाँ पर राज प्रमुख होंगे। राज प्रमुख मतलब हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। और बाकी यदि आप इसकी बात कर रहे हैं कि सर विधायिका होगी, हाँ बिल्कुल होगी। चीफ मिनिस्टर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हम तो डेमोक्रेसी ले आए हैं। अब चुनाव तो सब दूर होंगे, बस वहां पर एक सिंबॉलिक हेड, ये जो गवर्नर है, जो भी आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, गवर्नर भी तो सिंबॉलिक ही है, फॉर्मल हेड है। तो यहाँ पर इसको बना दिया फॉर्मल हेड। मगर हर जगह विधायिका होगी और हर जगह क्या होगा? चीफ मिनिस्टर भी मिलेगा। तो लिख देता हूं इसको, ऐसे कैसे करता हूं, विधायिका भी होगी और चीफ मिनिस्टर भी होगा। यहाँ की बात अलग है, ये छोटी रियासत है, यहाँ के राजाओं को तो डंडा ही दिखा, चलो चुपचाप अंदर, कोई तुम्हारी सुनवाई नहीं। तो इसको चीफ कमिश्नर क्षेत्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसको? चीफ कमिश्नर। तो सीसी लिख रहा हूं, चीफ कमिश्नर क्षेत्र यहां पर बनेगा। क्या यहां पर विधायिका होगी? हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि अब हम लोकतंत्र में आ गए, चुनाव कराएंगे और नए नए सीएम बनेंगे। तो यहां पर भी विधायिका होगी, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? सीएम हो जाएगा। ये अंतर समझ गए आप तीनों का? अब अपन अगली स्लाइड पे जा रहे हैं और एमपी तोड़ के पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। ये आपने बना रहा हूं एमपी, ये आपका पुराना वाला एमपी, ये ऐसा था। अब आपको मैं दिखाता हूं, ये आपका सीपी एंड बरार, सीपी एंड बरार। चलो बना दे, शुरू करें। सबसे पहले हमारे यहाँ भी जब नेहरू जी ने सभी जगह राज्य बनाया तो हमारा एमपी भी उनको दिखा। हमारे एमपी में उनको दिखा एक तो सीपी और बरार है और बाकी सीआई वो रियासत है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि सीपी और बरार को तो ऐसे ही रहने दो, इसमें आसपास की रियासत मिला लो और इसको पार्ट कौन सा दे दो? पार्ट है। समझ गए पार्ट है किसको देते हैं वो लोग? तो देखना क्या करेंगे। अब यहाँ पर एक रियासत थी छत्तीसगढ़ की रियासत, एक यहाँ पर रियासत थी दंडकारण्य की, दंडकारण्य की। तो और ध्यान देना मेरी बात पे, सभी लोग मैप पे ध्यान देना। देखो बेटा, इसको मैं काट रहा हूं यहां से। अब मैं यहाँ पर दो चीज दिखा रहा हूं, ये पूरा गोला आपको दिख रहा है, इसको बीच में से तोड़ देता हूं। अब आप ध्यान देना, ये बघेलखंड का रीजन है और ये बुंदेलखंड का रीजन है। मैं आपको मैप पे भी बता दूंगा, इसमें टीकमगढ़ है, छतरपुर है, निवाड़ी है, ये सब इसमें आ गए।
पन्ना है, और इसमें है रीवा है, सतना है, सीधी है, सिंगरौली है। चले आगे, तो ध्यान देना मेरी बात पे। तो अब इसको वापस से मिटा रहा हूं, आपको बताना क्या था कि बुंदेलखंड बघेलखंड हो गया आपका। अब देखो बेटा, इसको थोड़ा यहां से बढ़ा दिया और इसमें बघेलखंड ले लिया, देखो ये ऐसा कर बढ़ा दिया। अब आप बोले क्या सर बघेलखंड ले लिया, तो आप ध्यान देना मेरी बात, बघेलखंड का कुछ हिस्सा ले लिया इसने और कुछ हिस्सा अभी भी इसके पास है। तो क्या बुंदेलखंड लिया इसने? नहीं, केवल बघेलखंड लिया है। अभी मैं इसको और ज्यादा कठिन कर दूं तो मैं ऐसा बोल दूं कि इसने इस साइड का, मतलब ये कौन सी दिशा, पूर्व, तो इसने पूर्वी बघेलखंड ले लिया। क्लियर? अभी भी पश्चिमी बघेलखंड ऊपर आपको दिख रहा है, खाली पड़ा हुआ। चले आगे, तो क्या क्या मिला है जरा एक बार बोल दीजिए, कौन कौन सी रियासत मिलाई? बुंदेलखंड की रियासत एक, दूसरा बोलिए छत्तीसगढ़ की, तीसरा बोलिए दंड, किसमें मिलाई? सीपी और, तो सीपी और बराबर को और बड़ा कर दिया और इसको पार्ट ए नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? पार्ट ए। और इसकी राजधानी क्या रख दी बेटा? कोई जिसकी कहानी शुरू से चल रही है हमारे साथ, नागपुर की कहानी शुरू से चलती है, तो इसकी राजधानी भी क्या रख दी? नागपुर। ये क्लियर? ऊपर चलिए, अब ये कौन सा क्षेत्र जहां मैंने हाथ रखा? ये बघेलखंड का बचा हुआ, और ये कौन सा है? तो आप ऐसा बोलेंगे कि बघेलखंड और बुंदेलखंड को मिलाकर। क्लियर? लिखना तो जरूरी नहीं, समझ लेना। ये लिख देता हूं, बुंदेलखंड और बघेलखंड, और यहां भी बघेलखंड, ठीक है ना? बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर एक नया राज्य बना दिया, विंध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? विंध्य प्रांत। ये बन गया भैया तो विंध्य प्रदेश। इसकी राजधानी रख दी रीवा, और इसको पार्ट कौन सा दे दिया? सी। कौन सा पार्ट दे दिया? सी। इधर आ जाइए, ये पूरा क्षेत्र जो बचा था, जिसमें ऊपर कौन है आपको मालूम है? सिंधिया राजवंश था, नीचे कौन था? होलकर राजवंश। सिंधिया ऊपर और नीचे होलकर। अब ये तो बड़ी रियासतें थी, तो इनको बोला कि भैया ठीक है, आपको पार्ट कौन सा दे देंगे? आपको पार्ट भी, तो इसका नाम रख दिया मध्य भारत। मध्य भारत इसका नाम रख दिया। पार्ट इसको कौन सा दे दिया? बी। अब यहाँ पर तो लड़ाई है, सिंधिया भी पीछे नहीं हटते हैं और होलकर, क्योंकि सिंधिया और होलकरों की बाद में खूब ज्यादा फाइट होने लगी थी, आपस में लड़ने लगे थे जब पेशवा का थोड़ा कमजोर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर सिंधिया बोल रहे राजधानी ग्वालियर रहेगी, ये बोल रहे राजधानी हमारी रहेगी, तो दोनों राजधानी रहेगी, ग्वालियर भी रहेगी और इंदौर। एक राजधानी 6-6 महीने लिखा रहता है, मगर एक 5.5 महीने रहेगी और एक 6.5 महीने, दोनों को दे दिया, इंदौर और ग्वालियर। तो पार्ट बी का नाम क्या था? मध्य भारत। इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रल इंडिया। तो तीनों का नाम देखिए, विंध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया और सीपी एंड बराबर। तो ये इसकी राजधानी रहती है ग्वालियर एंड इंदौर। अब आपको ये भी मालूम है कि ये बी होगा, तो यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट भी बनाया होगा। बिल्कुल बनाया होगा, बिल्कुल बनाया होगा, क्योंकि ये ग्वालियर वाले बोलेंगे हम बनेंगे, इंदौर वाले बोलेंगे हम बनेंगे। तो ये अब तीनों को अलग अलग समझना है। तीनों में हेड ऑफ द स्टेट कौन था, सीएम कौन था, तो ये कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहाँ पर आ गई, आपको इतना क्लियर हो गया कि 3 राज्य बन गए, कैटेगरी सी भी बन गया, कैटेगरी बी भी बन गया, और बी की कितनी राजधानी है? 2। और ये ग्वालियर वाली विंटर है, शीतकालीन राजधानी, ठंडी, और ये ग्रीष्मकालीन, समर। ठीक है, समर कैपिटल है, विंटर कैपिटल। और ध्यान दीजिए, ये रहा भोपाल, ये रहा भोपाल। अब ये जो तीनों राज्य बने, ध्यान देना मेरी बात को, ये 48 में बना हुआ, 48, मगर भोपाल तो आया ही नहीं 48 में, तो भोपाल आएगा 1 साल और बाद 49 में। मगर भोपाल को भी एक अलग से प्रांत बनाएंगे, भोपाल को एक अलग स्टेट बना रहे हैं, और उसको भी कैटेगरी कौन सा दे रहे हैं? सी। तो 4 हो गए, कैटेगरी सी में भोपाल बन गया। और भोपाल में 2 जिले थे, सीहोर और रायसेन। भोपाल स्वयं एक जिला नहीं था, भोपाल का जिला मुख्यालय सीहोर में लगता था। सीहोर और रायसेन 2 जिले थे भोपाल में, याद रखेंगे। तो भोपाल को पार्ट सी बना दिया गया, और इसकी कैपिटल भोपाल ही रखी गई। भोपाल की कैपिटल भोपाल, सीपी और बराबर की कैपिटल नागपुर, विंध्य प्रदेश की कैपिटल रीवा, और सेंट्रल इंडिया की कैपिटल इंदौर और ग्वालियर। ये आज की क्लास इतना काफी है। सीपी बराबर तक पहुंच गए। कल कुछ नहीं करना है, तीनों को अलग अलग करना है, तीनों में देखना कहां पर कौन सीएम था, और फिर तीनों को मिला के बना देंगे मध्य प्रदेश, और 1956 में एमपी बन जाएगा। और 5 मिनट लगेंगे, उसमें से छत्तीसगढ़ अलग कर देंगे, तो आज का एमपी बन जाएगा। फिर परसों की क्लास में एमपी के पूरे 55 जिले याद करेंगे, कौन सा जिला कहां पर। ठीक है, आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद। अब दूसरे सब्जेक्ट की क्लास लें आप, ठीक। खुश रहो बेटा।